स्वतंत्र राज्य हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे बंगाल के बारे में कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद अंग्रेज़ों ने उस पर अपना शासन किया। और अंग्रेज़ उस पर अपना शासन किस प्रकार करते हैं, देखिए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी तक बंगाल के जो शासक हैं को उन्होंने अपने अंडर कैसे लिया। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल के अत्यंत ही समृद्ध प्रांत था। उसकी बेहतर भौगोलिक स्थिति ने आर्थिक दृष्टि से उसे काफ़ी संपन्न बना दिया था। अंग्रेज़ों को भी बंगाल प्रांत की समृद्धि का ज्ञान था। देखिए, अगर एक तरह से कहा जाए तो उस समय जो है जब अंग्रेज़ ने बंगाल पे अपना अधिकार करना चाहा, क्यों करना चाहा, सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे कि अंग्रेज़ बंगाल पे अपना अधिकार क्यों करना चाहते थे। क्योंकि उस समय आर्थिक दृष्टि से बंगाल भौगोलिक अवस्थित था और वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य था। इसलिए क्योंकि जो बंगाल है वह नदी के अर्थात कि किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे भी है, नदी तल भी है और वहाँ पे आर्थिक संबंधता बहुत है, व्यापार करने में भी उन लोगों को सुविधा हो रही थी। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो कहाँ उन्होंने अपना कदम रखा था, वो भी पश्चिमी तट की ओर पे, दक्षिण भारत पर, अर्थात कि केरल पर। तो बंगाल जब अलग हुआ, देखिए, जब मुग़ल साम्राज्य से बंगाल अलग हुआ तो उसकी एक स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना किसने किया था, देखिए। क्योंकि जो अब हम देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उससे पहले अगर कहा जाए तो उससे पहले ही मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। अब हम देखते हैं, देखिए, मुर्शिद कुली खां को उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था जो 1701 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा नियुक्त हुआ। उसने ढाका के स्थान पे मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और उसका एक नया नाम, उसी मकसूदाबाद का नाम उसने बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। और मुग़ल साम्राज्य के पतन के दौरान मुर्शिद कुली खां ही की सूबेदारी के अंतर्गत बंगाल प्रायोगिक दृष्टि से कहा जाए तो पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। वह मुग़ल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करता रहा। और उन्हें वार्षिक कर राशि और नजराने देता रहा, क्योंकि वह कुछ समय के लिए मुग़लों का विश्वास बनाए रखना चाहता था। उसने कुशल प्रशासन प्रबंध के द्वारा बंगाल को समृद्ध और उच्चतम स्तर पर पहुंचाया था और उसके वस्तुओं की कीमतों को इतनी कुशलतापूर्वक विनियमित किया था कि उन्होंने इसे सस्ते दाम पर खरीद सके। उसने केवल खादानियों की जमाखोरी पर रोक लगाई, अपितु उसका निर्यात भी समुचित रूप से नियंत्रित कर लिया था। इस तरह से बंगाल पे जो नियंत्रण किया था वह मुर्शिद कुली खां ने किया था। और यह कब तक था? 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक था। और इसी ने बंगाल को स्वतंत्र, एक तरह से समृद्ध बनाया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक नवाब बना। उसके नवाब 1700
33 ईस्वी में आसपास बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा बिहार को बंगाल सूबे में शामिल कर देने के बाद शुजाउद्दीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक विस्तृत एक बहुत विशाल प्रशासनिक प्रदेश का सूबेदार बन गया। और शुजाउद्दीन ने बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों, देखिए जो आपकी आपने देखा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए ये शुजाउद्दीन ने ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक बंगाल को फैलाया। और यदि उस समय तक धीरे धीरे बंगाल इतना बड़ा हो गया, अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि वर्तमान का जो बिहार है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये इतना बड़ा हो, यानी कि बंगाल धीरे धीरे इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि वो पूरा, सोचिए पूर्वोत्तर, आज जो हमारा है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर बंगाल, इतना बड़ा बंगाल हो गया। इसी बंगाल का 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन? पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। जिस बंगाल में आज आप हैं वह पश्चिम बंगाल है जो भारत में है, और पूर्व बंगाल जो बांग्लादेश है। अब अगर कहा जाए कि पूर्व बंगाल में, तो पूर्व बंगाल में जो असम सहित राज्य हैं वो पूर्व बंगाल और बांग्लादेश में बट गया, और पश्चिम बंगाल में आपके बिहार, उड़ीसा, ये सब राज्य पश्चिम बंगाल में आ गए थे। यूरोपीय व्यापारी ने अपनी सत्ता का कारगर ढंग से उपयोग किया, और 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र सरफराज, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक नवाब बना। अब ये देखिए इसके बाद जो आता है 1740 से 1756 तक, नवाब अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रांतों का सूबेदार था, और उसने 1740 में गिरिया युद्ध में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। उसका मराठों के साथ लंबा संघर्ष चला। अंततः 1751 ईस्वी में मराठों के साथ एक समझौता हो गया, जिसके अंतर्गत नवाब मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ प्रदान करने के लिए इस शर्त पर राजी हो गया कि भविष्य में मराठे उसके राज्य में कदम नहीं रखेंगे, सुवर्ण रेखा नदी पार नहीं करेंगे, जिसे बंगाल सूबा की सीमा निर्धारित किया गया। अलावर्दी खां ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा क्रमशः कलकत्ता एवं चंद्रनगर की अपनी बस्तियों की किलेबंदी का विरोध किया, क्योंकि वह उनकी शक्तियों के बारे में आशंकित था। देखिए उसके शासन के अंतर्गत दिनों में इंग्लिश कंपनी ने खुलेआम कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। अलावर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना, देखिए अलावर्दी खां किससे कर रहा है अंग्रेजों की तुलना? मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कर रहा है। यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे हमें, यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें शहद देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर खा डालेंगे। यह वही अलावर्दी खां है जिसकी 2 बेटियां हैं, पुत्र नहीं है। ये अलावर्दी खां को पुत्र नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अलावर्दी खां के बाद कौन शासक बन रहा है? अलावर्दी खां के बाद ये बना शासक बंगाल का सिराजुद्दीन दौला। अब ये सिराजुद्दीन दौला कौन है? तो आपको बता दें, उसकी बड़ी पुत्री का बेटा सिराजुद्दीन दौला है, जो एक योग्य शासक था।
सिराजुद्दीन दौला के गद्दी पर बैठते ही अंग्रेज़ों के साथ उसका सीधा संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ों ने उसके दरबारी विरोधियों को अपना अंग्रेज़ करते क्या थे, देखिए हमारे देश में जब अंग्रेज़ आए तो राजा, कोई भी राजा हो, राजा के जो विरोधी होते थे अंग्रेज़ सबसे पहले उनको मिलाते थे। क्योंकि उनको इसलिए मिलाते थे कि जो राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं वो सारी गतिविधियां उन्हें पता हों, कितनी सेना है, कितने क्या है, कौन कौन पक्ष में है, राजा कब क्या कर लेंगे, सारी गतिविधियां वो उनके विरोधियों को मिला के हासिल कर लेता था। अब देखिए यह जो चार्ट बना है, इस चार्ट के अंतर्गत ये जो सिराजुद्दीन दौला के दरबार में रहते थे वो उसके इतने विरोधी थे। पहले तो उसकी मौसी थी, हमने बताया कि सिराजुद्दीन दौला अलावर्दी खां की बड़ी पुत्री का पुत्र है। अब उसकी छोटी पुत्री नहीं चाहती, तो उसकी छोटी पुत्री चाहती थी कि राज्य के शासनभार उसके हाथों में आए, तो उसकी मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, फिर पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, नवाब का सेनापति मीर जाफ़र, नवाब का दीवान राय दुर्लभ, बंगाल का सेठ महावत चंद, दीवान अमीन चंद। अब बताइए आप कि जिसके राज्य में ऐसे ऐसे लोग जो है खुद इंटरनल सारे मुख्य लोग जो है राजा का विरोध कर रहे हैं, तो वह राजा सफल राजा कैसे होगा और कब तक राज्य करेगा? दुश्मन के आगे पिटेगा ज़रूर वह राजा। अब देखिए होता क्या है, इसमें दस्तक का उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। इस कारण अंग्रेज़ों के साथ उसके संबंध काफ़ी खराब। देखिए दस्तक क्या होता था, दस्तक एक शाही फरमान होता था। अब ये लोग करते क्या थे, कंपनी को जो प्राप्त किया गया था राजा के द्वारा, सिराजुद्दौला द्वारा ये प्राप्त की, ये दिखाकर जो अंग्रेज़ कंपनी के व्यापारी हैं वह अपना व्यापार कर नहीं देंगे और वो व्यापार करेंगे बंगाल में। अब जो हुआ कि जो अन्य कंपनी के कर्मचारी थे वो लोग स्वयं अपना बिजनेस यानी अपना व्यापार करते थे, वो लोग भी नकली दस्तक बना के और व्यापार में छूट पाते थे। और इसी बात का पता सिराजुद्दीन दौला को लग गया और वह क्रुद्ध हो गया और उसने क्या कहा, उसने किया क्या कि यदि अंग्रेज़ों को दस्तखत का प्रयोग, तो उसने देसी व्यापारियों के लिए से भी कर लेना छूट कर दिया। और यह बात अंग्रेज़ों को जमी नहीं और उसी को लेके सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद हो गया। सिराजुद्दीन दौला उस समय काफ़ी क्रुद्ध हो गया जब उनकी अनुमति के बगैर अंग्रेज़ों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी, अब देखिए क्या किया, सिराजुद्दीन दौला को सबसे बड़ा समस्या हुई जब कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने अपनी कोठी बनानी शुरू कर दिया और कोठी पे जो बनाया था उसे किलेबंदी मतलब किले की तरह घेरना शुरू कर दिया, सैनिक रखना शुरू कर दिया। और 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाज़ार की अंग्रेज़ फैक्ट्री जीत ली गई, ये सिराजुद्दौला ने जीता। और उस समय अंग्रेज़ गवर्नर रोजर ड्रेक कुछ व्यापारी महिलाओं बच्चों को लेकर हुगली के नीचे स्थित एक ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में एक नया नाम अलीनगर रखकर उसे अपने एक प्रतिनिधि मणिक चंद के हाथों सौंपकर वापस मुर्शिदाबाद चला जाता है। और उसी के दौरान उन्हीं अंग्रेज़ों से वह जो है कुछ क्रुद्ध हो गया था। और उसी के समय में एक देखिए आपको दिखाएं हम, यह घटना घटी थी जिसे हम काल कोठरी घटना कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए काल कोठरी जो है एक प्रकार का मकान था। काल कोठरी घटना जो घटी वह एक प्रकार का मैदान था, देखिए जिसकी लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट और 10 इंच थी।
14 फीट 10 इंच थी। सिराजुद्दौला ने इस कोठरी में देख रहे हैं 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। और उस समय भयानक जान रहे, जून के महीने में गर्मी तो पड़ती ही है भारत में, और 20 जून को बंद कर दिया गया और 21 जून को उन लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से देखिए 21 जून को जब निकाला गया तो 23 को छोड़कर बाकी सभी लोग मर गए अंग्रेज़। और इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। अब बचे हुए लोगों में एक जेड हालवेल भी था, जिसने इस घटना के इतिहास के पन्नों पर जगह दिलाई, क्योंकि वह खुद बचा था और वह जानता था, उसे पता था कैसे कैसे सिराजुद्दौला ने किया और कितने लोग मर गए, क्या हुआ उस घटना, और उसी के द्वारा अंग्रेज़ों को पता भी चला। और इन्हीं सब से अंग्रेज़ सिराजुद्दौला से क्रुद्ध हो चुके थे। और वे करते क्या थे, दस्तक का प्रयोग जारी रखने की बात की गई। जब उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, देखिए दस्तक के बारे में हमने आपको बताया, दस्तक में जब अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापारियों को छूट कर दिया तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, और फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने सब पे दस्तखत का जो नियम था वो बंद करके कर सभी के लिए लगा दिया। और जब उसने दस्तखत हटा दिया तो फिर भी पर जो अंग्रेज़ थे वह उसका प्रयोग जारी रखें। और कंपनी की इच्छा अनुसार, देखिए यहाँ पे आ गया, कंपनी की इच्छा अनुसार कलकत्ता स्थित अपनी आबादी की किलेबंदी करने और सिक्कों को ढालने की अनुमति मिल गई। परंतु अंग्रेज़ों को इससे भी संतोष नहीं था, इसलिए फिर एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि से प्लासी युद्ध का कहा गया। देखिए अब प्लासी का युद्ध होगा, और यह इतिहास में प्लासी का जो युद्ध है यह इतिहास में बहुत ही मायने रखता है। जिस प्लासी के युद्ध की बात कही जा रही है यही है, देखिए प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 से, अब यहाँ पे से ही अंग्रेज़ों का जो भारतीय राज्यों में, अभी तक तो अंग्रेज़ केवल व्यापारी थे और व्यापार करना चाह रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत में एक तरह से साम्राज्य, एक तरह से कहा जाए तो राजाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। अब उनकी विचारधारा चेंज हो जाएगी। अंग्रेज़ों की भारतीय राज्यों में एंट्री कही जाए तो वह यहीं से हो रही है, 1757 से ही। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, यह युद्ध बहुत भूमिका रखती है। और इस युद्ध में पहले तो हमने आपको बताया कौन कौन इसके विरुद्ध था, और इसके विरोधियों से सारी जानकारी हासिल करने के बाद सिराजुद्दौला जब उस स्थान पे पहुंचा, तो उस स्थान पे जब वो पहुंचा युद्ध करने के लिए, तो उसका जो सेनापति था, देखिए उसका सेनापति मीर जाफ़र, यही है मीर जाफ़र सेनापति, जो लड़ा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाए कि यह युद्ध लड़ा ही नहीं गया। इसके बारे में कई तरह के लोगों का अपना विचार है, इतिहासकारों का, क्योंकि दोनों अंग्रेज़ों की सेना, ये कहा जाए अंग्रेज़ों की सेना, और यहाँ पे कह दिया जाए यदि सिराजुद्दौला की सेना, तो जब सिराजुद्दौला ने कहा अपने सेनापति मीर जाफ़र से कि आक्रमण करो, तो वह ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। और इस स्थिति को भांप कर सिराजुद्दौला वहाँ से भाग निकला। और उसकी तरफ से लड़ने वाले कुछ सेना सिपाही थे, देखिए जैसे मीर मदान मोहनलाल नवाब की तरफ से लड़े। एक तरह से कहा जाए कि यह एक राजनीतिक युद्ध था, युद्ध नहीं था। और कुछ समय बाद सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बंगाल का शासन है, देखिए
मीर जाफर चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना, अतः उसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 रुपये पाउंड धनराशि इनाम के रूप में प्रदान किया और साथ ही 50 लाख रुपए उसने अंग्रेजों के सैनिकों व अधिकारियों को प्रदान किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर का आर्थिक रूप से काफ़ी शोषण किया। जब अंग्रेज मीर जाफर का आर्थिक रूप से शोषण करने लगे तो वह उनसे स्वतंत्र होना चाह रहा था और कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि कर्नल क्लाइव का गधा, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाने लगा। जब वह अंग्रेज़ों से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा तो अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को शासक बना दिया। वह करता क्या था, अंग्रेज़ों से हटने के लिए, देखिए मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से हटने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए डचों को उससे संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ों को यह बात पता लगी तो देखिए यह युद्ध हुआ बेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में हुआ, जो अंग्रेज़ और डचों के और इसी बात को लेकर हुआ था क्योंकि डच क्यों मीर बंगाल में अपना आधिपत्य यानी कि मीर जाफर की सहायता क्यों करते थे। और उन्होंने क्या किया, 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को उसका नवाब बना दिया। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वह उस समय चला गया था। सेम वही कार्य, वैसा ही कार्य मीर कासिम भी करने लगा तो अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने पुनः मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को राजा बना दिया। अब क्या होगा देखिए, और इसी को लेके 1764 में यह युद्ध भी बहुत मायने रखा जाता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। क्यों हुआ यह युद्ध बक्सर के मैदान में, अब देखिए जब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को राजा नवाब बनाया तो वह उसे बताया गया, कुछ इतिहासकारों ने उसे लॉर्ड क्लाइव का गधा भी कहा। लॉर्ड क्लाइव, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कह दिया क्या। रॉबर्ट क्लाइव जब चला गया तो और उसने क्या किया था, मीर जाफ़र को पुनः राजा बनाया और मीर जाफ़र को राजा बनाने के बाद मीर कासिम जो था वह अवध के नवाब और दिल्ली के नवाब, दिल्ली के जो नवाब थे शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, इन तीनों सेनाओं के इन लोगों से मदद मांगा और दोनों लोगों ने मदद किया मीर कासिम का। मीर कासिम की सेना, शुजा-उद-दौला की सेना और शाह आलम द्वितीय की सेना, इन तीनों की सेनाओं के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के स्थान पे युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि यह युद्ध अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ा था और इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना विजित हुई और ये तीनों लोग हार गए, जिसमें शाह आलम द्वितीय यह भाग गया, इसकी मृत्यु हो गई चूँकि जो मीर कासिम था, लेकिन शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ अंग्रेज़ों ने संधि कर लिया और उस संधि को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है।
और जो 1765 ईस्वी में हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने दोनों लोगों के साथ अलग अलग संधियाँ की, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ। तो देखिए यहाँ पे और पुनः रॉबर्ट क्लाइव आ भी जाता है शाह आलम द्वितीय के साथ। अंग्रेज़ों ने 1765 ईस्वी में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की, जो मुग़ल बादशाह था, और इसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है। और फिर 12 को जो है प्रथम संधि हुई, और 16 को देखिए 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी कहा जाता है। अर्थात कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हो गया। और यह इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुई थी, जो 12 अगस्त को हुई थी, एक जो दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और दूसरी है 16 अगस्त जो अवध के